किरण जी ज़्यादातर घर के कामों में और अपने बच्चों के कामों में व्यस्त रहती थी, इसलिए हरीश जी अपनी पत्नी को परेशान नहीं करना चाहते थे। इसी कारण वह अपने शर्ट की बटन अपने आप लगा रहे थे। घर के बरामदे में बैठे हरीश जी अपनी शर्ट में बटन लगा रहे थे। किरण जी ने देखा तो कहा, क्या जी आप मुझसे नहीं कह सकते थे? शर्ट का बटन खुद ही लगा रहे हो, इसके अलावा और कोई काम नहीं था क्या आपके पास? तभी हरीश जी मुस्कुराते हुए बोले, अरे भाग्यवान, तुमको अपने बच्चों से फुर्सत मिले तब ना हमारी तरफ ध्यान दोगी। अब तो बच्चों के सामने हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है आपकी नज़रों में। किरण जी शर्माते हुए बोली, आप भी ना जी, कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी वैल्यू कभी कम हो सकती है? वह तो बच्चे अभी छोटे हैं, तो उनका स्कूल का होमवर्क, उनका टिफ़िन, उनका यूनिफॉर्म साफ करना, इन्हीं सब कामों में थोड़ा ज़्यादा व्यस्त हो जाती हूँ। लाइए मैं लगा देती हूँ आपकी शर्ट का बटन, वरना फिर कहेंगे। कहते हुए किरण जी ने हरीश जी के हाथ से उनकी शर्ट ली और बटन को लगाकर बाकी के बटन भी टाइट कर दिए। हरीश जी बहुत ही मेहनती इंसान थे। वे अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते थे, इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे ताकि उनकी फ़ीस जमा करने में कोई दिक्कत ना हो। वहीं किरण जी भी अपने बच्चों को स्कूल भेजकर घर के सारे काम करके अपने मोहल्ले के बच्चों को ही ट्यूशन पढ़ा दिया करती थी, जिससे उनका भी घर खर्च निकल जाता था। दोनों पति पत्नी ने बहुत मेहनत की और बेटी रूही की शादी करके उसे ससुराल भेज दिया। फिर अपने बेटे क्रिस की शादी भी उन्होंने बहुत ही धूमधाम से कनक के साथ कर दी। लेकिन कनक को सास ससुर के साथ रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो आए दिन क्रिस से अपने सास ससुर की शिकायतें करती रहती थी। क्रिस भी उनकी शिकायत से परेशान हो गया था, लेकिन वह अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं कह पाता था। उसकी पत्नी कहती, सुनो जी, घर के काम करते करते मैं थक जाती हूँ, थोड़ा भी आराम नहीं मिलता मुझे। सुबह आपके रहते ही मम्मी जी और पापा जी को भी नाश्ता दे देती हूँ। आप ऑफिस पहुँचते नहीं, इधर फिर से उन लोगों की फरमाइशें शुरू हो जाती हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं मायके चली जाऊंगी, कनक अपने पति क्रिस से कहती है। क्रिस बोला, बर्फी बना रही हो तो मीठा बोलो। ऐसा क्या हो गया कि मैं दफ्तर से आया नहीं कि तुम अपनी शिकायतें लेकर बैठ जाती हो? और अगर काम ज़्यादा हो गया है तो एक और काम वाली लगा लो, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 हज़ार और खर्चा हो जाएगा। अपना खर्चा कम कर लेना, पर मुझे यह परेशानी मत बताया करो। अगर उनके लिए कोई दूसरा इंतज़ाम होता तो मैं तुम्हारे कहने से पहले ही कर देता। मुझे भी कोई शौक़ नहीं है रोज़ की तुम्हारे भाषण सुनने का, इसका कोई फ़ायदा ही ना हो। इतना कहकर क्रिस ऑफिस का काम निपटाने अपने कमरे में चला गया। क्रिस के जाते ही किरण जी अपनी बहू कनक से बोली, बहू, हमने अपने बेटों को बहुत नाजों से पाला है, उसे शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। हमें तो लगा था कि बेटे की शादी करके हम बहू के रूप में बेटी ला रहे हैं, लेकिन तुम हो कि हमारे खिलाफ ही हमारे बेटे को भड़का रही हो। क्या एक बेटी अपने माँ बाप के खिलाफ उसके बच्चे को भड़काएगी भला?
अभी मैं यहाँ से गुजर रही थी तो तुम दोनों की बातें सुनी। आखिर इस घर में मैंने तुम्हें क्या कमी होने दी है? कल तक यह घर और बेटा सब मेरा था। मैंने यह सब तुम्हारे नाम सौंप दिया और तुमने ऐसा क्या कर दिया? आखिर कौन सी फरमाइश तुमसे करते हैं हम? कनक बोली, मम्मी जी, मेरा मुंह मत खुलवाया करो। यहाँ मेरे आने से पहले लगता है आप महारानी थी। जिम्मेदारियों के बोझ के अलावा आपने और क्या दिया है मुझे? मैं गलत कह रही हूँ? उनके ऑफिस जाते ही आप दोनों चाय की फरमाइश नहीं करते? पता है दूध का भाव क्या हो गया है? ऊपर से काम वाली कहती है पगार बढ़ा दो। आपके बेटे ने कोई मशीन नहीं खोल रखी है। इतना कहते हुए बर्फी का डिब्बा लेकर कनक अपने कमरे में चली गई। निराश किरण जी कमरे में लौटी तो उनके पति हरीश जी बोले, क्यों अपनी रोज रोज की बेइज्जती करवाती हो? मान क्यों नहीं लेती? जो घर और बेटा पहले तुम्हारा था वह किसी और का हो चुका है। कल तक तुम इस घर की भले ही महारानी होगी, पर आज छोड़ो। वह शब्द कहते हुए भी मेरी जुबान साथ नहीं दे रही है। हमारी औकात इस घर में क्या है कि तुम भी अच्छे से जानते हो। चुपचाप भगवान का नाम लो और कहो उनसे कि अब हमें इस संसार से उठा ले। दोनों पति पत्नी की हालत पर आंसू बहा रहे थे। अगले दिन क्रिस किसी काम से शहर से बाहर गया था। बच्चों ने नूडल्स खाने की फरमाइश की तो कनक ने अपने और बच्चों के लिए नूडल्स मंगवा लिया और सास ससुर के लिए उसने दलिया बनाकर रख दिया। जब किरण जी ने कहा, बहू दलिया तो कल खाई थी, तो आज के दिन भी दलिया? मुंह बनाते हुए बोली, मम्मी जी, गर्मी इतनी अधिक है कि रसोई में मेरा जाने का मन नहीं है। आज दलिया से ही काम चला लीजिए। मैं बच्चों के साथ कमरे में आराम करूंगी, तो मुझे परेशान मत करिएगा। इतना कहकर उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। नूडल्स खाकर बच्चे खुश हो गए और पढ़ाई करने लगे। कनक के पास कुछ काम तो था नहीं। वह अपनी सहेली कोमल से बात करने लगी और अपने घर के हालात उसे बताने लगी। कोमल बोली, तुम्हें उनसे काम निकलवाना आता नहीं है क्या? अरे काम वाली को इतने पैसे देती क्यों हो? तुम्हारी सास भारी काम नहीं कर सकती, पर बैठे बैठे बर्तन तो धो ही सकती है। काम वाली से दूसरे काम करवाओ। बर्तन धोना, सब्जी काटना, यह सब अपनी सास से करवाओ। शाम को कुछ चटपटा खाओ और थोड़ा सा उनके सामने भी रख दो। शाम को कनक कोमल के सुझाव पर ही विचार कर रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि कहीं अगर वह ऐसा करे और सास ससुर ने विद्रोह कर दिया तो। तभी उसकी छोटी बहन आलिया का फ़ोन आया। पता है मेरी सास मुझे 1 मिनट भी चैन नहीं लेने देती। सब खाकर उठ जाती हैं, तब मुझे खाना खाने को कहती हैं। अगर फरमाइश पूरी ना हो तो मेरी शिकायत मेरे पति से करती हैं। और यह ठहरे श्रवण कुमार, तुम्हारा अच्छा है जीजा जी, तुम्हारी सब बातें सुनते हैं और तुम्हारी सास ने भी तुम्हें कभी परेशान नहीं किया होगा। न जाने यह सास इतनी बुरी क्यों होती हैं। बहन की तकलीफ सुनकर कनक ने निर्णय लिया कि अब वह कोमल का नुस्खा अपनाएगी। 2 दिन बाद जब क्रिस घर पर था तो कनक बिल्कुल ठीक थी। जैसे ही वह ऑफिस गया, कनक ने माथे पर पट्टी बांधी और किरण जी को चाय देने गई। किरण जी तो ममता की मूरत थी। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बहू, क्या तबीयत खराब है? कनक मुंह बनाते हुए बोली, मम्मी जी, मेरा सर फटा जा रहा है। ऊपर से काम वाली बोली है कि वह बर्तन नहीं धोएगी। उसके हाथ में दर्द है, वह दूसरे काम कर देगी। अब आप ही बताइए मैं बर्तन कब साफ करूंगी?
और कब खाना बनाऊंगी? कोई नहीं जिससे मैं मदद मांग सकूं। हरीश जी शंका की दृष्टि से अपनी बहू को देख रहे थे। किरण जी बोली, ऐसा क्यों कहती हो बहू? मैंने तुम्हें बेटी से कम नहीं समझा है। चलो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। इतना कहकर वह कनक के साथ चली गई। कनक बोली, मम्मी जी आपसे बर्तन धुलवाना मुझे अच्छा तो नहीं लगता, और आप ऐसा कीजिए, नीचे बैठकर बर्तन धो लीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं बर्तन लगाकर दूसरे काम कर लेती हूँ। इतना कहकर वह अपने कमरे में आराम करने चली गई। कामवाली कनक के कमरे में झाड़ू लगा रही थी। वह बोली, भाभी जी क्यों अपने सर पर पाप लेती हो? जो आपको बहुरानी बनाकर घर में लेकर आई, आप उसे नौकरानी वाले काम करवा रही हो। कनक बोली, चुपचाप जितना तुमसे कहा गया है उतना करो। बर्तन धोना और सब्जी काटना मम्मी जी कर लेंगी। तुम आज से कपड़े झाड़ू पोछा किया करो, और हाँ, सप्ताह में एक दिन मेरी मालिश कर दिया करो। कामवाली हैरानी से कनक की तरफ देखती रही और अपना काम करती रही। दोपहर के खाने में कनक ने छोले की सब्जी बनाई। सास ससुर को रोटी दाल के साथ छोले की सब्जी दी। किरण जी देखकर खुश हो गईं और हरीश जी बोले, आज तो आपकी पसंद की सब्जी बनी है। चलिए, लगता है बहू को हम पर दया आ गई। हरीश जी ने कटोरी में हाथ घुमाया तो बोले, अरे इसमें तो आलू के टुकड़े हैं, चने कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। किरण जी देखकर बोली, यह भी तो देखिए, छोले कितने महंगे हो गए हैं। अब सिर्फ छोले डालकर तो सब्जी नहीं बनाई जा सकती ना, खा लीजिए। हरीश जी बोले, तुम्हारे बर्तन धोने और सब्जी काटने का इनाम तो नहीं है? किरण जी बोली, हे भगवान, कैसी बातें कर रहे हैं जी। अपने घर के काम को कोई ऐसा कहता है? धीरे बोलो, घर में शांति बनी रहे तो मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप बस खाना खाकर आराम कीजिए। अब तो यह रोज का काम हो गया था। कनक कुछ न कुछ बहाना करके छोटे मोटे काम किरण जी से करवाती है। तब बेचारी किरण जी और उसके पति को ढंग का खाना मिलता है। इस वजह से चुपचाप सब करती जाती। ऐसा नहीं था कि वह समझ नहीं रही थी। आखिर उन्होंने अपने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए थे। वक्त बीतने लगा। काम की थकान किरण जी के चेहरे पर दिखाई देने लगी थी। एक दिन जब कनक कमरे में सो रही थी और किरण जी धूप में कपड़े सुखा रही थी, हरीश जी बहू के कमरे के दरवाजे को खटखटाते हैं। कनक हड़बड़ा गई और बोली, बाबूजी, कोई अपनी बहू के दरवाजे को इस तरह पीटता है क्या? तूफान आ गया था जो मुझे नींद से जगा दिया। वे बोले, बहू, इतनी धूप में किरण कपड़े सुखा रही है। वह तुम्हारे पति की माँ है और इस घर की मालकिन। उसे तुमने नौकरानी बनाकर रख दिया है। अरे औरत तो ममता की मूरत होती है। फिर तुम्हें अपनी सास के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए शर्म नहीं आई? देखो उसकी हालत कैसी हो गई है। कनक बोली, बाबूजी, मैंने उनसे नहीं कहा है कि अभी कपड़े सुखा लें। अरे शाम हो जाती तब आराम से सुखाने चली जाती। अगर आपको इतनी ही चिंता हो रही है तो आप कर लीजिए, वैसे भी पूरे दिन पलंग ही तोड़ते हैं आप। इतना कहकर वह कमरे में चली गई। हरीश जी ने किरण जी की मदद की और सारे कपड़े चारपाई पर रख उन्हें कमरे में रख दिए और बोले, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आज से खाना पीना छोड़ दूंगा। तुम्हारी ऐसी हालत अब मैं नहीं देख सकता।
चुपचाप से थोड़ी देर आराम करो। अगर बीमार पड़ जाओगी ना तो बेटा दिखाने ले जाएगा, ना ही बहू 2 रोटी देगी। समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। किरण जी चुपचाप पसीना पोंछती हुई चारपाई पर लेट गई। रात हुई। बेटा खाना पीना खाकर जब मोबाइल लेकर आंगन में बैठा तो हरीश जी उसके पास गए और सारी बात बताई। क्रिस बोला, क्या माँ अपने उम्र में काम नहीं करती थी? और ऐसे भी बुढ़ापा में थोड़ा बहुत काम करते रहना चाहिए। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कनक आप लोगों को खाना पीना नहीं देती। अरे अपने घर का काम करने में क्या बुराई है। हरीश जी निराश होकर अपने कमरे में चले गए। हरीश जी हर तरफ से हार चुके थे कि कैसे अपनी पत्नी की परेशानियों को कम करें। तभी उनकी बेटी रूही का फ़ोन आया। हरीश जी ने इतने दिनों की आप बीती बात बताई और बोले, बेटी जिस पत्नी को आज तक मैंने कभी कुछ नहीं कहा, आए दिन बेटा बहू उसे खरी खोटी सुनाते रहते हैं। मेरा सीना छलनी छलनी हो जाता है। मैं पुरुष हूँ, आंसू नहीं बहा सकता और अपनी पत्नी की यह दशा देख भी नहीं पाता हूँ। रूही ने आश्वासन दिया और बोली, बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, बच्चों की स्कूल में कुछ दिनों की छुट्टी होंगी तो मैं आ जाऊंगी। आकर माँ से बात करती हूँ, तब तक आप अपना और माँ का ख्याल रखें। इतना कहकर रूही ने फ़ोन रख दिया। समय भी बीतता रहा था। दिनों दिन किरण जी का स्वास्थ्य गिर रहा था। रूही छुट्टियों में मायके आई, उसकी खबर बस हरीश जी को थी। जैसे ही रूही घर में आई उसने देखा माँ आंगन में बैठकर बर्तन धो रही थी। माँ यह क्या कर रही हो? क्या कामवाली ने घर का काम करना छोड़ दिया है? और भाभी कहाँ हैं? रूही ने कहा। ननद की आवाज़ सुनकर कनक हड़बड़ा उठी और आंगन में देखा तो ननद सास का हाथ धुला रही थी और बोल रही थी, माँ भैया की शादी करके क्या अपने घर की बहू लाई थी या कोई आफत जो आज यह दिन देख रही हो? मानती हूँ बहू की मदद करनी चाहिए, परंतु उसके लिए सास की उम्र और सेहत भी देखनी चाहिए। कनक मुस्कुराकर बोली, रूही दीदी आप कब आई? आने से पहले आपने खबर भी नहीं दी। रूही बोली, अपने घर में आने से पहले खबर देने की क्या ज़रूरत है? और खबर देकर आती तो सच्चाई कैसे देख पाती? औरत तो ममता की मूरत होती है और आप मेरी माँ से यह सब करवा रही हैं। और ललिता तुम यह क्या कर रही हो? नौकरानी डर कर बोली, मैं तो भाभी जी की मालिश कर रही थी। रूही बोली, वाह जिसका घर है वह बर्तन धो रही है और बहू मालिश करवा रही है। क्या जमाना आ गया है। अरे भाभी कुछ तो शर्म करो, भगवान से डरो। कल को आपकी भी बहू आएगी और आपसे यह सब करवाएगी तो कैसा लगेगा आपको? कनक बोली, घर आते ही आपने कलह शुरू कर दी। हाँ आप तो बोलेंगी ही, आपकी माँ जो हैं कोई बहू की तकलीफ देखता कहाँ है। रूही बोली, भाभी मैं यह नहीं कहती कि हर बहू बुरी होती है या हर सास भी बुरी होती है। यह भी जरूरी नहीं है। किसी और की सास अगर बुरी है तो क्या मेरी माँ भी बुरी हो गई जो आप उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही हैं? इतना कहकर रूही किरण जी को कमरे में ले गई। बेटी को लाड़ करते हुए किरण जी बोली, तुमने आने की खबर भी नहीं दी और यह क्या अकेली आ गई? दामाद जी और बच्चों को नहीं लाई? रूही बोली, माँ अगर मैं तुम्हारे दामाद और बच्चों को लाती तो वह तुम्हारी यह हालत देखकर क्या सोचते? माँ बहू की माँ बनना अच्छी बात है, परंतु बहू को अपनी मालकिन तो मत बनाओ। और बाबूजी एक बात बताओ, इन सबके दोषी भैया भाभी के साथ साथ आप और माँ खुद हैं। इधर कनक ने
फटाफट क्रिस को फ़ोन किया। क्रिस भी दफ्तर से जल्दी लौट कर आया। कनक सबके लिए चाय लेकर आई तो क्रिस बोला, मैंने सुना है घर में आते ही तुमने सबकी क्लास ले ली। रूही बोली, अच्छा, आपके दफ्तर तक यह खबर पहुंच गई? फिर तो माँ की जो हालत है उसकी भी खबर आपको होगी, या फिर आप माँ की परेशानियों से अनजान हैं? क्रिस बोला, तुम क्या कहना चाहती हो? रूही ने पूरी बात बताई। क्रिस बोला, तो घर के कामों में अगर माँ अपनी बहू की मदद कर देती है तो तुम्हें क्या तकलीफ़ है? माँ बेटी की मदद करे तो मदद और बहू की मदद करे तो गुलामी। रूही बोली, मुझे शर्म आ रही है कि तुम अपनी माँ की तकलीफ़ जब समझ नहीं पा रहे हो तो आपकी पत्नी कैसे समझेगी? और बाबूजी, आप यह भूल गए, यह घर, यह परिवार आपने अपने दम पर खड़ा किया था, फिर आप अपने बेटे बहू की गुलामी कैसे कर सकते हैं? मेरी सास भी मेरे साथ रहती है, मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं उनसे कुछ कह सकूं, क्योंकि मैं जानती हूँ आज के बुजुर्ग भी अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं। जब तक वह ना चाहें अपनी संपत्ति का एक टुकड़ा भी अपने बच्चों को नहीं लेने देंगे। अगर मुझे मेरा अधिकार चाहिए तो मुझे जिम्मेदारी भी तो उठानी होगी, पर यहाँ तो जिम्मेदारी उठाई नहीं जा रही हैं बल्कि बुजुर्गों को दी जाती हैं। क्रिस बोला, रूही, तुम हमारे घर की शांति भंग कर रही हो। अपने घर की बात अपने घर में रखो। रूही बोली, नहीं, यह घर मेरा भी है और मेरा भी इस घर पर अधिकार है। कनक बोली, अब आई असल बात जुबान पर। यह कहिए कि आपको भी इस घर और संपत्ति में हिस्सा चाहिए। रूही बोली, मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है, मुझे मायके की संपत्ति और घर में से हिस्सा नहीं चाहिए। अगर मेरे माता पिता के साथ ऐसा ही व्यवहार रहा तो शायद मैं आपको पूरी संपत्ति नहीं देने दूंगी। बेटी की बातों को सुनकर हरीश जी को साहस आया और उन्होंने कहा, रूही सही तो कह रही है। रूही, अब तुम हमारे बारे में इतना सोचती हो तो मैं सोचता हूँ अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम ही कर देता हूँ। रूही हैरान होकर हरीश जी की ओर देखने लगी। तब कनक बोली, बाबूजी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हरीश जी बोले, हाँ बहू, क्योंकि तुम तो अपनी सास को सास नहीं नौकरानी समझती हो। फिर मैं क्यों दूं तुम्हें अपनी संपत्ति? तुम्हारा पति कमाता है और तुम तो कह रही थी ना कि तुम हमसे परेशान हो, तो ऐसा करो, अपने पति और बच्चों को लो और जाओ दूसरे घर की रानी बनो। क्रिस चुप था। किरण जी बोली, बेटा तुम कुछ नहीं बोलोगे? क्रिस बोला, माँ, मैं सास बहू के झगड़े में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए आज तक मैंने कभी भी दखल नहीं दिया। रूही बोली, भैया, अगर भाभी की बहन की सास बुरी है तो क्या हमारी माँ भी बुरी है? क्या आपने देखा कभी माँ को भाभी के साथ गलत व्यवहार करते हुए? फिर यह हमारी माँ के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हैं? 2-3 दिन तक घर में शांति छाई रही। रूही अपने पिता से बोली, बाबूजी, मुझ पर मेरे सास ससुर और पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। मैं उन्हें छोड़कर यहाँ तो नहीं रह सकती। अगर आप मेरे साथ चलना चाहें तो चल सकते हैं, वरना ऐसी भी आपकी स्थिति नहीं है कि आप अपने घर के फैसले नहीं ले सकते। और माँ, आप रिश्तों को बचाने के लिए इतना भी मत झुको कि वो आपकी कमजोरी बन जाएं। पिता का हौसला देखकर बेटी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने चली गई। 2 दिन बाद हरीश जी ने सबको इकट्ठा बुलाया। क्रिस की अकड़ अभी भी खत्म नहीं हुई थी। हरीश जी एक इज्जतदार आदमी थे। समाज में उनकी अपनी इज्जत कम ना हो जाए, इसलिए उन्होंने
एक फ़ैसला लिया और बोले, यही पास में मैंने एक ज़मीन खरीदी थी, वो मैं तुम्हारे नाम कर रहा हूँ और तुम्हें 3 महीने का वक्त दे रहा हूँ। उस पर तुम अपने लिए घर बना लो और इस घर को खाली कर दो। मेरी पूरी संपत्ति का आधा हिस्सा मैं रूही के नाम करूँगा और आधा तुम्हारे बच्चों के नाम कर दूँगा। यह मेरा आखिरी फैसला है। इतना कहकर वह अपने कमरे में चले गए। बेटा बोला, माँ, यह सास बहू की लड़ाई में मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है? मैंने तो आपके साथ कभी बुरा नहीं किया। किरण जी बोली, बेटा, तुमने बुरा तो नहीं किया और कभी तुमने अच्छा भी तो नहीं किया। आज तक मैं रिश्तों को जोड़ने के लिए बस झुकती ही आई हूँ और तुम लोगों ने उसे मेरी कमज़ोरी समझ ली। अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, मुझे माफ़ कर दो। तभी उस पर काम वाली बोली, माँ जी, मैं भाभी के साथ काम नहीं कर सकती। उनके साथ काम करके मैं भी कहीं न कहीं पाप की भागीदारी बन रही हूँ। अब मैं आपके घर का सारा काम करूँगी। आप जो भी पैसे देंगे मैं चुपचाप ले लूँगी। आखिर आपकी ही पगार से तो मैं पली बड़ी हूँ। ललिता का सहारा लेते हुए किरण जी अपने कमरे में चली गईं। इंसान चाहे जितनी चालें चले, पर होता वही है जो वक्त को मंजूर होता है। आखिरकार 3 महीने बाद कुछ दूरी पर बने घर में ही क्रिस और कनक को शिफ्ट होना पड़ा। अब कनक को पैसों की बचत के लिए अपने घर का सारा काम खुद करना पड़ता था। हरी जी ने काम वाली के पति को भी अपने घर पर काम में लगा दिया था। अब वह माली का काम करता और बाहर के सारे काम भी करता। ऊपर वाले कमरों में किराएदार रख लिया तो पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी। कनक आए दिन अपने पति से झगड़ा किया करती थी, जिस वजह से घर में कलेश होता था और वह अपना बैग पैक कर अपने मायके चली गई। जब वहाँ उसके माँ बाप को उसके व्यवहार के बारे में पता चला तो उसके माँ बाप ने भी उसे वहाँ रखने से मना कर दिया। अब उसे मजबूरन पति के घर जाकर रहना पड़ा। उधर हरीश जी और उनकी पत्नी अच्छे से अपने घर में रह रहे थे। तो दोस्तों, हरीश जी ने अपने बेटे बहू के साथ जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही स्टोरियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई स्टोरियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।